हेलो एवरीवन। तो आज ये हमारा उत्तराखंड सीरीज़ का 6th लेक्चर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे आज कि इसमें उत्तराखंड की जो भी नदियां हैं उनकी ताल, झील, दर्रे, हिमनद, इन सब के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है। तो एज़ ऑलवेज जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं तो मैप से शुरू करते हैं। तो इसमें हमने ये दूसरा मैप रखा हुआ है। इसमें हमने ये डिस्ट्रिक्ट वाला मैप नहीं है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जो शहरों के नाम हैं वो स्पेसिफाई किए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि जैसे ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आता था, यहाँ पे ये बागेश्वर हो गया, इधर ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का आता था, ये बैजनाथ हो गया। तो ये देखिए ये पिथौरागढ़ का हेडक्वार्टर इधर है, अल्मोड़ा का इधर है, नैनीताल, ये चमोली का हो गया, ये पौड़ी, ये हरिद्वार, उसके ऊपर इधर ये नरेंद्र नगर, ये जैसे ऋषिकेश के पास आता है ना, ये यहाँ पे ये और फिर उसके ऊपर देहरादून, फिर ये उत्तरकाशी। तो ये मेन सिटीज़ हैं। बाकी जो अदर छोटी छोटी जो शहर हैं वो उनका मेंशन अलग है, जैसे कि ये तीर्थ लैंसडाउन है, यहाँ पे रानी खेत है, ये तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए किच्छा है, ये क्योंकि ये आएंगे अभी हम जब नदियों के उद्गम देखेंगे ना, और फिर नदियाँ कहाँ जाके मतलब समाप्त हो जाती हैं, दूसरी नदी में मिल जाती हैं, तो उनमें इन शहरों का स्पेसिफाई किया जाएगा। तो ये आपको ऐसे याद रहेंगे मैप से। ठीक है। तो सबसे पहली हमारी नदी कौन सी है, हम शुरू करते हैं अलकनंदा से। तो अलकनंदा जैसे हमने पढ़ा था ना पंचप्रयाग में, तो पंचप्रयाग में जो सबसे मेन नदी थी जो आती है संतोपत ग्लेशियर से निकल के आती है, तो वो कौन सी है, अलकनंदा। और उसी से आके बाकी सारी नदियाँ मिलती हैं। फिर लास्ट में जब ये अलकनंदा भगीरथी में मिल जाती है तब वो गंगा कहलाती है। कहाँ, देवप्रयाग में होता है वो चीज़। तो फिर ठीक है। तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है, अलकापुरी स्थित संतोपत ग्लेशियर, जो कि संतोपत शिखर है, तथा ये संतोपत ताल भी वहाँ पे है। ठीक है। संतोपत नाम का ये ग्लेशियर है, मतलब इसको ना हमने पढ़ा था ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन उसमें ट्रायंगुलर शेप में है। तो हमने ये देखा। तो अलकनंदा कहाँ से निकली, संतोपत ग्लेशियर से। और ये मतलब नदी का जो अंतिम स्थल था वो कहाँ था, देवप्रयाग में, क्योंकि देवप्रयाग में ये भगीरथी से मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, भगीरथी, लक्ष्मण गंगा, धौली गंगा, नंदाकिनी, मंदाकिनी और नवलिका, ये वालखिल्य। तो ये सब तो बाकी ये पंचप्रयाग में हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले जैसे इधर से ये आके उसमें विष्णु गंगा, धौली गंगा मिलती है, तो कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में आके मिलती है। फिर नेक्स्ट आती है उसके ऊपर, उसके बाद आती है ये जो नंदाकिनी जो रिवर आती है वो कहाँ पे मिलती है, नंद प्रयाग में आके मिलती है। फिर उसके बाद आती है कौन सी, पिंडार रिवर। तो ये पिंडार रिवर आके मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग में आके मिलती है ना, विष्णु प्रयाग के बाद फिर ये नंद प्रयाग था, फिर कर्ण प्रयाग था। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा था, अलकनंदा। ये हर जगह अलकनंदा की धारा से ही सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। फिर नेक्स्ट हमारी आती है कर्ण प्रयाग के बाद मंदाकिनी आके मिलती है अलकनंदा में, और वो कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। फिर लास्ट में भगीरथी जो आती है यहाँ से गंगोत्री से, तो ये कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में। तब जाके ये अलकनंदा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है। तो ये हमने अलकनंदा पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारी है धौली गंगा। तो ये नंदा त्रिशूली पर्वत से निकलती है, ये तवा घाट विष्णुप्रयाग इसका अंतिम स्थल है। विष्णुप्रयाग में किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है। नेक्स्ट हमारी है काली नदी। तो काली नदी हमारी कहाँ से निकलती है, काला पानी से तथा व्यास ऋषि आश्रम। तो काला पानी हमने यहाँ पढ़ा था ना, ये पिथौरागढ़ इधर के पास आता है। तो ये इसका अंतिम स्थल कहाँ है, काली नदी यहीं से निकलती है, ये मतलब नेपाल और इंडिया के बीच का बॉर्डर निर्धारित करती है। ठीक है। तो ये काली नदी कहाँ आके मिलती है, टनकपुर में। टनकपुर ये देखिए ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है टनकपुर। तो टनकपुर में आके वो मतलब इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर ये इधर ही गंगा से ही मिल जाती है। ठीक है। तो पूर्वी इसकी जो बाकी नदियाँ हैं कौन कौन सी, इसकी सहायक नदी पूर्वी धौली गंगा और ये कोयराइला। ठीक है। तो फिर भागीरथी हम देख लेते हैं। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, जो कि 19 किलोमीटर दूर गौमुख हिमनद से है। मतलब ये जो गौमुख ग्लेशियर है ना, जहाँ से गंगा, इसे ही गंगा नदी आगे ये मिल जाती है जब अलकनंदा से देवप्रयाग में, तो इसका नाम क्या पड़ जाता है, गंगा। तो इसकी जो बाकी सहायक नदियाँ हैं, तो जानवी जिसे जाड़ गंगा कहते हैं, और आसी गंगा, रुद्र गंगा, भिलंगाना, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर राम गंगा, देखिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होंगी उसमें मैं मेंशन कर दूंगी, बाकी तो ऐसे कई सारी नदियाँ हैं। तो राम गंगा का हम देख लेते हैं, ये कहाँ से निकलती है, तो ये गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, दूधा टोली में। ठीक है। दूधा टोली से ये निकलती है, और ये कहाँ जाके इसका समाप्त होती है, कालागढ़ में जाके समाप्त होती है। ठीक है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, विनो है, गागस है, कोसी है। फिर मंदाकिनी पे आते हैं। मंदाकिनी जो यहाँ से जो केदारनाथ जो धाम है, ये मंदाकिनी नदी वहीं से निकलती है। तो चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर है ना, जो केदारनाथ जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी 2013 में, जो आपदा आई थी, तो चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर में ही मतलब वहाँ पे ज़्यादा वो भूस्खलन हुआ था, तो वो ग्लेशियर पे वो वहाँ से मतलब लैंडस्लाइड हो गया था। ठीक है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर ये कहाँ पे है, केदारनाथ में। तो ये मंदरांचल श्रेणी से निकलती है, ये रुद्रप्रयाग में जाके किससे मिल जाती है, अलकनंदा से मिल जाती है, रुद्रप्रयाग में मिलती है। और फिर और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी, मधुगंगा। फिर दूसरी हमारी नंदाकिनी। नंदाकिनी हमने पढ़ा ना, नंद प्रयाग में, ये किससे आके मिल जाती है, अलकनंदा से। और ये निकलती कहाँ से है, नंदा घूंटी से निकलती है। फिर पिंडार नदी के बारे में देख लेते हैं। ये पिंडार नदी देखिए, ये कर्ण गंगा इसमें लिखा है, इसे कर्ण गंगा भी कहते हैं, और ये कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा
से मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है और इसकी सहायक नदी में अट्टा घाट। फिर हम देख लेते हैं काली गंगा। काली गंगा कहाँ से निकलती है? वासुकी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, वासुकी ताल से निकलती है और ये भी नंद प्रयाग में आके मिल जाती है। ठीक है, फिर कोसी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कोसी जो है ना अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कौसानी एवं विंसर की जो पहाड़ियों से जो धारा पानी जो धार है वहाँ से ये निकलती है और ये कारामंडल परगना और ये अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, तो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये सुल्तानपुर में जाके मतलब मिल जाती। तो सुल्तानपुर कहाँ है? सुल्तानपुर ये इधर नीचे ऊधम सिंह नगर में आता है। सुल्तानपुर उसकी मतलब ओल्डेस्ट तहसील है ऊधम सिंह नगर की। ठीक है, तो मतलब यह है सुल्तानपुर। तो देवगढ़ और ये सुमाली गाड़ और ये मिनाल गाड़। ठीक है, फिर यमुना के बारे में हम देख लेते हैं। इसका क्या नाम है? कालिंदी। तो यमुना ये कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री कांठा ब्लॉक से निकलती है। ग्लेशियर है वहाँ पे, कांठा वांग ग्लेशियर, तो वहाँ से ये निकलती है। कौन सी? यमुना नदी। इसे मतलब यमराज की बहन भी कहते हैं, इसे यमनिका भी कहते हैं, सूर्य की पुत्री भी है ये। तो और ये कहाँ जाके मिलती है? ढालीपुर में। ठीक है, फिर मतलब ढालीपुर में इसका राज्य में मिलती नहीं है, मतलब राज्य में इसका अंतिम स्थल आ जाता है। ठीक है, ढालीपुर में। बाकी तो ये आके प्रयागराज के संगम में आके गंगा से मिलती है। ठीक है, फिर टोंस, तमसा और आसन और ये गिरी। आसन में ये आसन बैराज भी है जो रामसर साइट वहाँ पे डिक्लेयर किया गया उत्तराखंड में। तो गिरी नदियाँ इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। फिर हम देख लेते हैं भिलंगाना के बारे में। ये खातलिंग ग्लेशियर से निकलती है और ये गणेश प्रयाग में इसका मतलब ये अंतिम स्थल है। और बालखिला जो इसकी बाल गंगा जिसका नाम है, ये इसकी सहायक नदी है। फिर उसके बाद हम गौरी गंगा को देख लेते हैं। तो ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है और ये जौल जीवी पे जाके मिल जाती है। ठीक है, फिर हम ये तमसा नदी ये देख लेते हैं। टोंस या तमसा जो है ये हर की दून से निकलती है और ये डाक पत्थर में जाके इसका अंतिम बिंदु आता है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट उसमें देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारी कौन सी नदी है? सरयू नदी। तो सरयू नदी कहाँ है? ये झुंडी बागेश्वर से निकलती है। ये पंचेश्वर में जाके ये मतलब यहाँ पे स्टेट में का ये जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में आता है पंचेश्वर, ये पंचेश्वर, तो यहाँ पे जाके इसका अंतिम स्थल रहता है। तो ये गोमती और पूर्वी रामगंगा, ये गोमती नदी तो आप जानते हैं। तो ये गोमती जहाँ पे ये लखनऊ सिचुएटेड है, तो गोमती और पूर्वी रामगंगा इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। फिर गंगा देवप्रयाग में आके ये यहाँ से निकलती है, क्योंकि देवप्रयाग में क्या, ये तो उससे पहले तो ये भगीरथी और अलकनंदा के नाम से आ रही होती है। देवप्रयाग से ही इसका नाम गंगा पड़ता है और ये हरिद्वार में इसका अंतिम है, क्योंकि हरिद्वार के बाद से ही फिर ये कहाँ प्रवेश कर जाती है? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदी है खो है। फिर नयार के बारे में देख लेते हैं। ये दूधा टोली से निकलती है और सतपुली पे जाके इसका अंतिम बिंदु आता है। ठीक है, फिर सतपुली कहाँ है? ये पौड़ी गढ़वाल में आता है। ठीक है, सतपुली तो यहाँ पे आके दूसरी नदी से मिल जाती है। फिर सरस्वती रिवर का हम देख लेते हैं। तो ये रक्ता कोना देवताल से निकलती है और ये गोला नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गोला नदी पहाड़ पानी नैनीताल से निकलती है और किच्छा पे जाके इसका मतलब अंतिम, तो किच्छा क्या है? ऊधम सिंह नगर में आता है। ठीक है, और बाकी खालसा कराली घाट ये इसकी कौन सी है? ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अलकनंदा नदी जो हमें, इसका प्राचीन नाम क्या था? ये विष्णु गंगा के नाम से जानी जाती थी। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जल प्रवाह भी था और इसी के कारण ये राज्य की प्रमुख नदी है। और पंचप्रयाग में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे पंचप्रयाग में इसमें लिखा है कर्णप्रयाग, तो अगर हम इसको सीक्वेंस से देखें तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग आता है, फिर उसके बाद हम देखें तो उसके बाद नंद प्रयाग आता है VN, फिर उसके बाद K आता है यानी कर्णप्रयाग, फिर उसके बाद हमारा आता है रुद्रप्रयाग, उसके बाद आता है देवप्रयाग। तो इसको ऐसे VNKRD ऐसे याद करेंगे। ये इसको VNK विनायक कर लीजिए और RD ऐसे याद कर लीजिए। तो विष्णु गंगा में आके अलकनंदा से, इसको जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा। तो अलकनंदा से आके धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, फिर नंदाकिनी मिलती है नंद प्रयाग में, फिर उसके बाद पिंडर नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में, और फिर भगीरथी आके देवप्रयाग में। तो यहाँ अलकनंदा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर वो गंगा बन जाती है। तो ये इसके बारे में देखेंगे। वसुधारा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है, अलकनंदा में है। अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी के संगम पे रुद्रप्रयाग है। फिर केशव प्रयाग में सरस्वती से मिलकर संगम बनाती है। केशव प्रयाग में जो सरस्वती नदी अभी हमने पीछे पढ़ा था, ये केशव प्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा से मिलकर संगम बनाती है। ठीक है, फिर स्कंद पुराण के मानस खंड में, जो हमने स्कंद पुराण में पढ़ा था ना, केदार खंड और मानस खंड। केदार खंड था ये गढ़वाल का क्षेत्र और मानस खंड था ये कुमायूं का क्षेत्र। तो मानस खंड में काली नदी को श्यामा कहा गया है। काली नदी जो कि कहाँ से, ये पिथौरागढ़ की तरफ से निकलती थी। ठीक है, और ये काली नदी को इसमें श्यामा कहा गया है। ये पूर्णागिरी तीर्थ के पास बरमदेव मंडी से आगे शारदा नदी कहलाती है। ठीक है, फिर पास ये यहाँ पे फिर भागीरथी में केदार गंगा जानवी जानवी का ही नाम क्या था? जाड़ गंगा। तो ये भागीरथी में केदार गंगा, जानवी गंगा तथा भिलांगना का संगम होता है। और फिर इसके बाद क्या है? झाला के समीप सिया गंगा भागीरथी में मिलती है। तो झाला एक जो स्थान है वहाँ पे सिया गंगा भागीरथी में आके भागीरथी यही जो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से मिलती है। तो देवप्रयाग में अलकनंदा के साथ फिर इसका संगम हो जाता है और इसे गंगा कहते हैं। फिर भागीरथी अपने उद्गम स्थल गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी कही जाती है। ठीक है, जहाँ से ग्लेशियर से
निकलती है गोमुख ग्लेशियर से, वहाँ तक, वहाँ से देवप्रयाग तक इसे भगीरथी कहते हैं। बाकी टाइम क्यों? क्योंकि कहते हैं भगीरथी जी ने जो तपस्या की थी, जो इक्ष्वाकु वंश के थे, उन्होंने जब तपस्या की थी तभी गंगा जमीन पे आई थी। तो मंदाकिनी सोन प्रयाग में काली गंगा से मिलती है। फिर मंदाकिनी नंद प्रयाग में अलकनंदा में आकर मिल जाती है। ये नंद प्रयाग नहीं है, रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो अलकनंदा से आकर मिलती है। फिर पिंडार नदी चमोली जनपद में कर्ण प्रयाग के संगम पर अलकनंदा से मिलती है। तो फिर काली गंगा, ये हमने पढ़ लिया है। फिर काली गंगा रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। ये काली गंगा जो आती है ये रुद्रप्रयाग में, जहाँ मंदाकिनी आकर मिलती है वहीं काली गंगा भी आती है। यह राज्य की सर्वाधिक प्रवाह वाली नदी है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा प्रवाह, इसका तीव्र प्रवाह है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, कोसी नदी को स्थानीय भाषा में कोसिला कहा जाता है। क्या मतलब? कोसी से कोसिला याद रखिए, तो कोसी नदी को कोसिला लोकल लोग वहाँ बोलते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश के रामपुर के पास रामगंगा में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश का जो रामपुर का जो क्षेत्र आता है, वहाँ पे जो ये रामगंगा नदी आती है उसी से ये मिल जाती है, ठीक है। तो रामगंगा से रामपुर याद रखेंगे। तो भिलंगाना नदी पुरानी टहरी के गणेश प्रयाग में भागीरथी नदी से मिलती है। और टिहरी बांध के, ये टिहरी बांध बनने के कारण ये पूरा क्षेत्र डूब गया। तो ये भिलंगाना नदी, टिहरी बांध वैसे वो टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, तो ये बांध ये यहाँ पे टिहरी क्षेत्र में आता है। तो फूलों की घाटी में पुष्पावती नदी बहती है। ये जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ना, ये यहाँ पे नंदा देवी के पास, तो यहाँ पे क्या है, ये इसे पुष्पावती नदी वहाँ बहती है। तो भागीरथी, अलकनंदा, धौली, पिंडर, नयार, मंदाकिनी, नंदाकिनी को पुराणों में सामूहिक रूप से सप्त सामुद्रिक स्रोत कहा गया है। कौन कौन सी? भागीरथी, अलकनंदा, धौली, पिंडर, नयार, मंदाकिनी, नंदाकिनी। तो ये सप्त सामुद्रिक स्रोत कहे गए हैं, पुराणों में इनको कहा गया है। फिर हम यमुना का देख लेते हैं। इसका जो तटीय, मतलब इसमें जो कौन कौन से जो शहर हैं जो इनके तट पे आते हैं, तो उसमें जो ये उत्तराखंड का ही हम पढ़ेंगे। तो यमुनोत्री आता है, लाखा मंडल आता है, नौगांव और कालसी। कालसी में जहाँ अशोक के अभिलेख मिले थे, तो ये भी कहाँ, ये देहरादून में पड़ता है। तो ये इस, क्योंकि मतलब पश्चिमी एरिया से ही निकलती है, तो उधर के जितने क्षेत्र के जो लाखा मंडल भी देहरादून में आता है डिस्ट्रिक्ट में, तो ये उधर के ये सारे शहर इसमें यमुना नदी के तट पर आते हैं। फिर भागीरथी में कौन कौन से आते हैं? गंगोत्री, यहाँ से तो वो निकलती है, तो ये तो आएगा ही। उत्तरकाशी जिला पड़ता है वहाँ पे। चंबा, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार। हाँ, ऋषिकेश हरिद्वार तो मतलब जब वो गंगा कहलाई तब आते हैं। फिर सरयू नदी देख लेते हैं, बागेश्वर, क्योंकि वहीं से निकलती है। फिर गोमती के बारे में देख लेते हैं, ये गागदी गोल गरुड़ से, ठीक है। फिर पिंडार के बारे में देखते हैं, कर्णप्रयाग, सिमली, नंदकेशरी, देवाल। इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कर्णप्रयाग। फिर काली, शारदा, टनकपुर इंपॉर्टेंट है, ये टनकपुर याद रखिए। फिर गोला, ये जो गोला नदी निकलती है, ये रानीबाग, ये काठगोदाम और हल्द्वानी इसमें याद रखिए। और किच्छा, ठीक है। और फिर किच्छा हमने देखा था ना कि उधम सिंह नगर में आता है। फिर कोसी के बारे में देख लेते हैं, ये रामनगर, सोमेश्वर, खैरना और बेताल घाट, ठीक है। फिर रामगंगा जो पूर्व है, ये कहाँ से? थल और नाचनी। फिर रामगंगा जो पश्चिम है, ये कहाँ से निकलती है? गैरसेंण जो काशीपुर है, और ये सॉरी गैरसेंण काशीपुर नहीं, काशीपुर तो वो फिर दूसरा था। गैरसेंण जो इसकी समर कैपिटल है, ठीक है। और ये कालागढ़, मासी, और ये यहाँ पे महलचोरी और चौखुटिया, ठीक है। फिर ये मतलब इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी में केदारनाथ हम याद रखेंगे, रुद्रप्रयाग याद रखेंगे, सोनप्रयाग, रामवाड़ा, गौरीकुंड, कालीमठ, अगस्त्य मुनि का, और ये जो तिलवाड़ा है, ये इतना याद रखिए। फिर अलकनंदा में हम देख लेते हैं, तो अलकनंदा में तो जितने भी प्रयाग, जो जितने भी मतलब क्षेत्र आ रहे थे, वो सारे बद्रीनाथ, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नंदप्रयाग, श्रीनगर, ये बाकी चीज़ें तो याद ही होंगी, क्योंकि ये तो कई बार रिपीट हो चुकी हैं। जैसे गौचर में एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है। और ये पांडुकेश्वर, गोविंद घाट, ये सब क्या कहाँ आते हैं? ये अलकनंदा में आते हैं। फिर मालिनी में देखिए, ये कर्णवाश्रम के बारे में हमने जो पढ़ा था, ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फिर गंगा, हरिद्वार, ऋषिकेश और सरस्वती को हम क्या है उसमें? भीमपुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ऋषिकेश, ये कौन सी नदियों का संगम है, मतलब इन क्षेत्रों में। तो कौन कौन सी नदियाँ? तो ऋषिकेश में कौन कौन सी नदी आके मिलती है? गंगा और चंद्रभामा, ठीक है। ये चंद्रभामा यहाँ कहाँ आके मिलती है? चंद्रभागा है आई थिंक यहाँ पे। तो ये नदियाँ कहाँ आके मिलती हैं? ये ऋषिकेश में। इसको एक बार चेक कर लेंगे, बाकी हम अगर हम देखेंगे इसको हम पिन कमेंट में कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद बागेश्वर में देखते हैं, तो बागेश्वर में सरयू एवं गोमती है, ठीक है। बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? सरयू एवं गोमती, ठीक है। फिर उसके बाद हम रामेश्वर देखते हैं, तो सरयू और पूर्वी रामगंगा कहाँ आके मिलती है? रामेश्वर में। कौसानी के बारे में देख लेते हैं, तो कौसानी में आके कौन सी नदियाँ मिलती हैं? कोसी एवं गरुड़ नदी आके कहाँ मिल जाती है? कौसानी में मिल जाती है। और कालसी हमने जो पढ़ा था, जो देहरादून में आता था, ये इधर के क्षेत्र में आता है कालसी। तो इसमें यमुना नदी क्योंकि देहरादून की तरफ से ही निकलती है, तो ये यमुना और फिर यहाँ पे ये टोन्स रिवर, ठीक है।
ये कौसानी जो था ये तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे बागेश्वर का जो क्षेत्र होगा इधर, ये तो पूरा गढ़वाल का क्षेत्र इसमें पूरा मेंशन है इस मैप में। तो यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हैं जोशीमठ, यहाँ से अलकनंदा इधर से आती है। तो ये सारी नदियाँ, और इधर ये देवप्रयाग की तरफ से यहाँ गंगोत्री से ये आती है भगीरथी, इस बीच में ये सारे क्षेत्र आते हैं। फिर ये कालसी देख लेते हैं, ये यमुना टोन्स हो गया, गंगोत्री हो गया। फिर केदारनाथ देख लेते हैं, केदारनाथ जैसे यहाँ पे रुद्रप्रयाग के पास, यहाँ पे ये केदारनाथ यहाँ से मंदाकिनी आती है और रुद्रप्रयाग के पास अलकनंदा से मिल जाती है। तो मंदाकिनी एवं सरस्वती का भी यहाँ पे होता है संगम, ठीक है। फिर बद्रीनाथ देखते हैं, अलकनंदा एवं ऋषिगंगा। तो यहाँ पे बद्रीनाथ है, यहाँ अलकनंदा से, ये अलकनंदा जो निकलती है संतोपद ग्लेशियर से, और यहाँ ऋषिगंगा से मिलती है, तो वो बद्रीनाथ में मिलती है। फिर रुद्रप्रयाग में क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी। फिर गोविंद घाट में अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, ये गोविंद घाट में आके मिलती हैं। फिर केशव प्रयाग में हमने पढ़ा था अलकनंदा एवं सरस्वती, ये एक बार पूछा भी गया है क्वेश्चन, केशव प्रयाग में अलकनंदा एवं सरस्वती। नंद प्रयाग देख लेते हैं, तो इसमें अलकनंदा एवं नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में हमने देखा था अलकनंदा एवं पिंडार रिवर। तो देखिए ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री, चारों धाम देखिए इसमें बने हुए हैं। ये वैली ऑफ फ्लावर है यहाँ पे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम ताल देख लेते हैं जो भी झील हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की झील हिमानी झीलें हैं, मतलब ग्लेशियर लेक्स हैं जितनी सारी। अब क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बर्फ़ स्नोफॉल होता है, तो ऊपर के क्षेत्र में ग्लेशियर लेक्स ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो झीलों के अलावा राज्य में कुंड या जल स्रोत भी मिलते हैं। तो जो कुंड, जो जल स्रोत मतलब बीच बीच में कहीं से ज़मीन में से धरती के अंदर से जो पानी के स्रोत फूटते हैं ना, तो उन्हें कुंड या जलाशय टाइप के बना दिए जाते हैं। तो उत्तराखंड के दोनों मंडलों में अनेक प्रकार की झीलें हैं। तो सारी झीलें याद करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी वो आप याद कर लीजिएगा। जैसे नैनीताल, तो ये काफ़ी फेमस है, नैना झील, ये नैनीताल तो याद ही हो जाएगा। और ये 7 ताल, ये भी नैनीताल में है। ये भीम ताल, सूखा ताल, ये 9 कुचिया ताल, और ये यहाँ पे सड़िया ताल, ये खुरपा ताल, ये सब कहाँ हैं, ये नैनीताल के हैं, ये यहाँ तक। फिर उसके बाद गिरी ताल, ये जो काशीपुर में आ जाता है, तो ऊधम सिंह नगर में आ जाता है। फिर ये द्रोण ताल, काशीपुर, ऊधम सिंह नगर, ये मतलब द्रोण ताल इंपॉर्टेंट है, देखिए इनमें से हैं। तो द्रोण ताल कहाँ है, ये ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। फिर ये झिलमिल ताल, ये चंपावत टनकपुर में है। फिर श्याम ताल चंपावत में है। ये तड़क ताल अल्मोड़ा, और सुकंडा ताल ये बागेश्वर, और यहाँ पे परिताल पिथौरागढ़। कुमायूं मंडल में नैनीताल में अधिकांश झीलें, इसी कारण नैनीताल को झीलों की नगरी कहा जाता है। ज़्यादातर देखिए जितनी भी हैं, कौन कौन सी, नैनीताल हो गया, 7 ताल, भीम ताल, सूख ताल, और ये नौकुचिया ताल, सड़िया ताल, खुरपा ताल। तो इसे मतलब बार बार रिवाइज करने से याद हो जाएंगे। तो ये इसे सरोवर नगरी कहा जाता है। नैनीताल का नैनीताल या नैना झील सबसे प्रमुख है, इसी के नाम पे तो इसका नाम पड़ गया नैनीताल। तो इस झील को स्कंद पुराण में मानस खंड में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ठीक है। इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, जो स्कंद पुराण के मानस खंड में, जैसे कुमायूं जहाँ पे वर्णन है कूर्मांचल का, ठीक है। तो झील के समीप स्थित नैना मंदिर में 5वीं सदी की एक जैन मूर्ति स्थापित है। यही इस झील के पास जो नैना मंदिर है, जो लोग घूमने गए हैं उन्हें पता होगा कि नैना मंदिर जहाँ पे है, तो यहाँ पे एक जैन मूर्ति स्थापित है। इस झील का आकार कटोरे की भांति है, यानी बाउल शेप में है, ठीक है। और फिर झील का उत्तरी भाग मल्ली ताल तथा दक्षिणी भाग तल्ली ताल कहलाता है। उत्तरी भाग कौन सा, नॉर्दर्न एरिया क्या कहलाता है, मल्ली ताल, और साउदर्न एरिया तल्ली ताल। झील के दक्षिण पूर्वी भाग में कलिया नदी निकलती है। फिर उसके बाद 7 तालों का एक समूह ताल है, जिन्हें राम ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल, नल दमयंती ताल, भरत ताल, शत्रुघ्न ताल और पन्ना ताल कहा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे है 7 ताल, ये नैनीताल में ही है। फिर भीम ताल कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। ये जो भीम ताल जो नैनीताल में है, ये कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। और झील के मध्य में जो एक ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानों से बना एक टापू है। आग्नेय चट्टान जैसे ये होती है ना, चट्टानें 3 तरह की होती हैं। जैसे एक हो गई ये इग्निशियस रॉक जो आग्नेय हो जाती हैं, फिर दूसरी हो जाती हैं जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाती हैं, फिर एक होती हैं जो मेटामॉर्फस होती हैं, जो चेंज होती हैं। सेडिमेंट्री जो परत दर परत बनती चली जाती हैं। तो उसमें से आग्नेय चट्टान मतलब जहाँ लावा जब फूट के निकलता है ना, तो वो आग्नेय चट्टानों में बनता है। तो यहाँ पे मतलब आग्नेय चट्टानों से बना एक टापू भी है, ठीक है। तो इस ताल का ये जो जल का जो ताल का जो जल है वो हल्का नीला है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 कोनों वाला नौकुचिया ताल नैनीताल जनपद का सबसे गहरा ताल है। जो सबसे डीपेस्ट है वो कौन सा है, नौकुचिया ताल। यह ताल विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो इसकी रचना हिमयुगीन है। यहाँ पर पक्षी विहार भी है। हिमयुगीन मतलब जब ग्लेशियर का टाइम पीरियड जब चल रहा था, उस टाइम पे ही इसकी रचना हुई थी, ठीक है। फिर द्रोण सागर ताल के किनारे द्रोणाचार्य की प्रतिमा स्थित है, ठीक है। जैसे हमने द्रोण सागर ताल के बारे में पढ़ा था ना, तो यहाँ पे किसकी, द्रोणाचार्य की प्रतिमा स्थित है। उन्हीं के नाम पे उसका नाम पड़ गया। और ये कहाँ पे है, जो दो मतलब ये जो द्रोण सागर ताल है, ये काशीपुर ऊधम सिंह नगर में आता है, ठीक है। फिर खुरपा ताल का आकार खुर पशुओं के जो मतलब पैर होते हैं ना, पंजे, उनको जैसे खुर बोलते हैं ना, तो इसका आकार खुर के आकार का है, इसलिए इसे खुरपा ताल बोलते हैं। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया था, ये खुरपा ताल। फिर उसके बाद आता है हमारा झिलमिल ताल की आकृति, इसकी भी आकृति गोल है, इसका जल ये रंगीन है, ठीक है। फिर ये कहाँ पे है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है।
ओके, फिर श्यामताल के किनारे, श्यामताल को हम देख लेते हैं, ये भी चंपावत में आता है। इसके किनारे स्वामी विवेकानंद का आश्रम है, यहाँ प्रसिद्ध झूला मेला लगता है। तो ये श्यामताल ये कहाँ आता है, चंपावत में आता है, और यहाँ पे विवेकानंद जी का आश्रम है। फिर हम ये कुछ जनपद की मतलब ये कुछ देख लेते हैं, फिर इनकी यहाँ की जो फेमस झीलें हैं उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो चमोली जनपद में कौन सी है, आंचरी ताल, लिंग ताल, विष्णु ताल, बेनी ताल, झल ताल, संतोपत, और ये संतोपत जो आता है ये भी चमोली में, जहाँ से अलकनंदा निकलती है, बिरही ताल, सुख ताल, रूपकुंड, ठीक है। तो ये कहाँ स्थिति, फूलों की घाटी के मध्य में इनकी स्थिति है। विष्णु ताल ये जो है संतोपत के समीप, और यहाँ पे बेनी ताल आदि बद्री के ऊपर, और झल ताल सुखताल के समीप, विरही ताल विरही गंगा पर, सुखताल घाट के ऊपर। तो इनको ना इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको ऐसे 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये ऐसे से याद हो जाएंगी। फिर ये काकभूषुंडी ताल, ये हाथी पर्वत जोशीमठ में है, ये हेमकुंड होमकुंड, और ये वासिकी ताल, और ये आदर ताल, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, तो उत्तरकाशी में कौन कौन से हैं। उत्तरकाशी में है डोडी ताल, काणा ताल, नचिकेता ताल, देवी कुंड, और रुद्रप्रयाग में ये चोरावाड़ी ना, जहाँ ग्लेशियर, जहाँ से जो केदारनाथ के पीछे, तो ये वही है, इसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। और फिर ये केदारनाथ के समीप, और यहाँ पे देवरिया ताल, वासुकी ताल, यहाँ गांधी जी की जैसे वहाँ पे अस्थियाँ उनको प्रवाहित किया गया था ना, इस वजह से उनका गांधी सरोवर के नाम से उसको जाना जाने लगा। और ये देवरिया ताल ऊखीमठ के ऊपर है, ठीक है। और ये वासुकी ताल कहाँ है, वानसपुट्टी केदारनाथ के ऊपर है। तो ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। फिर टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं, सहस्त्राल, यमताल, और ये महासर ताल। ये कहाँ आता है, यमताल ये जो यमन का, ये जो वहाँ से था, यमुना नदी से रिलेटेड था, तो ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिर ये थाती, ये यहाँ पे सहस्त्रातल के निकट। फिर देहरादून में कौन से हैं, कांसरो ताल, चंदावाड़ी ताल, और हरिद्वार में दिव्य सरोवर, ठीक है। ये कहाँ से है, विल्व पर्वत। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं, तो उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में प्राकृतिक झीलों, ये जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जनपद में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ हैं, चमोली जनपद में है। चमोली जनपद कहाँ आता है, चमोली जनपद यहाँ हमने देखा था ना, उत्तरकाशी था, फिर चमोली जनपद था, फिर उसके बाद पिथौरागढ़ था। तो चमोली जनपद भी वहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में आता है। विरही ताल को गौना झील भी कहते हैं, इस झील में विरही नदी निकलती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं, ये जो गोहना ताल गोपेश्वर के पूरब में स्थित है, इस कृत्रिम झील का निर्माण सन 1885 में 2 पहाड़ों के टूटने से हुआ था। ये जो मतलब आर्टिफिशियल लेक है, इस जो कृत्रिम झील, ये 2 पहाड़ों के टूटने से हुआ था 1885 में। फिर 1970 में इस झील के स्वयं टूटने के कारण समाप्त हो गया, ठीक है। फिर संतोपत सत्यपदल त्रिभुजाकार है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, इसको हमने कई बार पढ़ा है। फिर रूपकुंड को रहस्य ताल भी कहते हैं, जो रूपकुंड है, और असो नदी डोडी ताल से निकलती है, तथा ये जो गंगोत्री के पास भगीरथी, गंगोरी, यहाँ गंगोरी के पास भगीरथी नदी से मिल जाती है। डोडी ताल के समीप एक जल रहित तालनुमा आकृति है, जिसे काणा ताल कहते हैं। ये कहाँ पे है, ये डोडी ताल के पास है, और ये जल रहित है, मतलब तालनुमा आकृति, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हेमकुंड ताल 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा है, इसके तट पर लक्ष्मण मंदिर है, जो हेमकुंड साहिब जो है ना सिखों का जो तीर्थ स्थल, तो वो भी यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लक्ष्मण मंदिर भी है। इस ताल से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, इसीलिए वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे मतलब लक्ष्मण जी भी वहाँ पे गए थे, उन्होंने वहाँ तपस्या की थी। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजित होने वाले नंदा रजजात यात्रा हेमकुंड से होकर जाती है। फिर चोराबाड़ी ताल की गांधी सरोवर भी कहा जाता है, यह केदार धाम में पर्वत श्रृंखलाओं के तलहटी में स्थित है। इस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसी वजह से उसे गांधी ताल भी कहा जाता है। ये कहाँ, चोराबाड़ी ताल, जो चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास है। फिर देवरिया ताल के निकट तुंगनाथ का जो प्रसिद्ध तीर्थ है, कहाँ है, देवरिया ताल के पास। वासुकी ताल ये नीलकमल के लिए प्रसिद्ध है। वासुकी ताल हमने पढ़ा ना, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, तो ये नीलकमल के लिए प्रसिद्ध है। सहस्त्र ताल कई तालों का समूह है, यह ताल गढ़वाल मंडल के तालों में सबसे बड़ा व गहरा जलाशय है। इस ताल के चारों ओर अनेक प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, कहाँ पे, सहस्त्र ताल में। और इनमें सफ़ेद रंग के जो ब्रह्म कमल के पुष्प हैं, ये मतलब कहाँ निकलते हैं, सहस्त्र ताल में निकलते हैं। ये गढ़वाल मंडल में आता है। ब्रह्म कमल जो कि यहाँ का उत्तराखंड का क्या है, जो राजकीय पुष्प है, तो ब्रह्म कमल है, और ये बहुत ऊंचाई पे होता है, ये मतलब ऐसे नहीं देखने को मिलता है। तो यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है, ये यमताल जो है। और ये जो महासमर ताल, ये बाल गंगा घाटी में स्थित है। यह ताल कटोरे की भांति 2 तालों से मिलकर बना है। फिर स्कंद पुराण में नैनी झील को त्रिऋषि सरोवर कहा जाता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर प्रमुख नहरें देख लेते हैं, तो उत्तराखंड राज्य में नहरों की कुल लंबाई कितनी है, 12,421 किलोमीटर, और लघु ढाल नहरों की लंबाई 281 किलोमीटर है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो ये जो ऊपरी गंगा नहर, जो ये नहरें जो अलग से बनवाई है, कनाल सिस्टम टाइप का बनाया गया था वहाँ खेती वगैरह के लिए, इरीगेशन के लिए। तो ऊपरी जो गंगा नहर है, राज्य की सबसे पुरानी नहर है, जो ऊपरी गंगा नहर, इसको याद रखिएगा, कई बार ये रिपीट होगा। तो ऊपरी गंगा नहर जो है वो राज्य की सबसे पुरानी नहर है, और इसका निर्माण 1842-54 में किया गया था। यह हरिद्वार से कानपुर तक विस्तृत है, मतलब इतनी लंबी आती है हरिद्वार से लेके। ये बनी कब थी, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पे बनी थी, 1842 से 54। तो शारदा नहर चंपावत के वनवासा से, ये चंपावत जो
डिस्ट्रिक्ट है चंपावत के वनवासा से, ये नीचे की तरफ आता है, मतलब यूपी से टच होता है इधर। तो ये कहाँ से आता है? चंपावत के वनवासा से निकली गई, ये यहाँ पे निकाली गई है। इस नहर का निर्माण 1928 में शारदा यानी काली नदी पर कराया गया था। इस नहर से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ये शारदा नहर जो चंपावत से निकलती है, तो शारदा नहर याद रखिए उत्तराखंड। और ये ऊपरी गंगा नहर हमने निकाला, ये सबसे पुरानी है। फिर उसके बाद शारदा नहर 1928, फिर उसके बाद रामगंगा नहर पौड़ी गढ़वाल जनपद से कालागढ़ के पास बांध बनाकर निकाला गया है। फिर लगभग 3200 किलोमीटर लंबी इस नहर से उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। ये कौन सी है? रामगंगा नहर। फिर कुमायूं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील जो है वो भीमताल। फिर यहाँ से अनेक छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, मतलब भीमताल से भी निकाली गई हैं। अभी हमने भीमताल के बारे में पढ़ा था ना। तो नानक सागर बांध नहर परियोजना के अंतर्गत बांध एवं जलाशय दोनों हैं। यह नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर की सीमा पर नंदौर नदी पर स्थित है। ये नानक सागर बांध परियोजना कहाँ है? ये नंदौर नदी पर स्थित है। ये कहाँ पे आता है? नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर की सीमा पर। ठीक है, इसको याद रखिए, नानक सागर बांध नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर की सीमा पर, नंदौर नदी। तो फिर इस जलाशय की अनेक नहरें निकाली गई हैं, जिसमें से नैनीताल ऊधम सिंह नगर, इनमें सिंचाई की जाती है। ठीक है, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में यहाँ इससे सिंचाई की जाती है, नानक सागर बांध। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है पूर्वी गंगा नहर। अभी हमने ऊपरी गंगा नहर पढ़ा था, शारदा नहर, रामगंगा नहर, नानक सागर बांध। अब ये आ गया पूर्वी गंगा नहर परियोजना। ये हरिद्वार के पास भीमगोड़ा के पास स्थित है। यहाँ से निकाली गई मुख्य नहर में 5 शाखाएं हैं। एक चंदोक की, नगीना एक शहर आता है, नजीबाबाद, नहरोर, और ये अवालपुर से निकाली गई है। ठीक है, तो ये पूर्वी गंगा नहर की योजना है। फिर हम देख लेते हैं प्रमुख जो पासेस हैं, इंपॉर्टेंट जितने जो भी पासेस हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड ये पिथौरागढ़ और तिब्बत से टच करता हुआ, जैसे उत्तराखंड आता है तो ये पिथौरागढ़ आता है, ये तिब्बत से टच करता है। इधर ये आ जाता है नेपाल, फिर इधर ये उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो दारमा इसमें कौन कौन से हैं? इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लिम्फाधुरिया है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये लिपुलेख पास है। ठीक है, ये अभी न्यूज़ में भी था लिम्फाधुरिया, और ये कहाँ पे, इसको देख लीजिए, पिथौरागढ़ तिब्बत। और ये लिम्फाधुरिया जैसे थोड़ा सा ऊंचाई पे आता है। फिर इधर ये लिपुलेख, अभी जो लिपुलेख तक ही हमने जो रोड बनाई थी ये मानसरोवर यात्रा के लिए, जिसमें नेपाल ने कहा कि हमारे क्षेत्र में बना दिए, क्योंकि काला पानी का जो क्षेत्र आता है, जो काला पानी कितना क्षेत्र है, यहाँ से काली नदी निकलती है। तो नेपाल का कहना, ये लिम्फाधुरिया इसमें ऊपर की तरफ आता है और ये लिपुलेख नीचे की तरफ आता है। तो नेपाल का कहना है कि ये पूरा एरिया काला पानी का क्षेत्र ये उनका है। तो ये विवाद था, तो ये लिम्फाधुरिया याद रखिए, लिपुलेख याद रखिए। बाकी ये एक बार पढ़ लीजिएगा, कौन सा, ये दारमा, नवीधुरा, लिम्फाधुरिया, लेवीधुरा, मानस्या, लिपुलेख, गुंजी, ऊंटा, ये जो ऊंटा, जयंती, किंगरी, विंगरी। ठीक है, अब चमोली तिब्बत से, पिथौरागढ़ के बगल में जो डिस्ट्रिक्ट है वो चमोली है। अब चमोली का देख लेते हैं। तो चमोली का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो माणा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो ये बालचा है, और उसके बाद यहाँ पे ये नीति पास है। नीति पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ऐसे एक बार मतलब रीडिंग में कर लीजिएगा। उत्तरकाशी का देख लेते हैं। तो उत्तरकाशी में थागला, नेलंग, ये मुलिंग आते हैं। फिर उसके बाद दारमा या व्यास घाटी में सिनला आता है। चंपावत में पिथौरागढ़ से, जो चंपावत मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में ही जो दर्रे हैं, जैसे तो चंपावत और ये पिथौरागढ़ के बीच में, तो ये लास्पा आता है। उत्तरकाशी में आता है कौन सा? श्रीकंठ आता है। बागेश्वर पिथौरागढ़ से ये ट्रेल पास आता है। चमोली और बागेश्वर बीच में क्या आता है? सुंदरडुगा आता है। पिथौरागढ़ और चमोली में लातधुरा, बाराहोती, टोपीधुंगा, मार्शयोग। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर ग्लेशियर्स के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ के प्रमुख ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं। तो ग्लेशियर को हिमानी बर्फ़ की नदी या हिमनद भी कहा जाता है। तो ये ग्लेशियर्स के मतलब एक तरह से सिनोनिम्स हैं। ग्लेशियर्स को स्थानीय भाषा में बमक कहा जाता है। वहाँ ये उत्तराखंड में ग्लेशियर्स को क्या कहते हैं? बमक कहते हैं। तो पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के सबसे प्रमुख ग्लेशियरों में से एक है। यह बागेश्वर जनपद में 14,500 फीट की ऊंचाई पे है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, 14,500 फीट की ऊंचाई पे है। ये कहाँ पे है? पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, फिर मिलम ग्लेशियर कुमायूं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यह पिथौरागढ़ से 208 किलोमीटर मुनस्यारी तहसील में स्थित। मुनस्यारी हमने पढ़ा था कि एक हिल स्टेशन है, काफ़ी यहाँ बर्फ़ गिरती है। तो यहाँ पे कौन सा है? मिलम ग्लेशियर है। ठीक है, ये पिथौरागढ़ से 208 किलोमीटर दूर मुनस्यारी तहसील में है। फिर गंगोत्री के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तराखंड के ये उत्तरकाशी जिले में, ये हमें पता है। और यहाँ से ये जो गंगा नदी निकलती है, तो ये सबसे बड़ा हिमनद है, ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। यहीं से गंगा नदी निकलती है, मतलब भगीरथी के रूप में निकलती है वो, देवप्रयाग से फिर गंगा बनती है। पिंडारी हिमनद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। जैसे हमने अभी पिंडारी के बारे में पढ़ा था ना, तो ये पिंडारी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा। फिर मिलाम ग्लेशियर कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, कुमायूं मंडल का सबसे बड़ा है। बाकी है ना, उत्तराखंड में देखेंगे तो तीसरे स्थान पर आएगा। फिर संतोपद भगीरथी खर ग्लेशियर चमोली में स्थित है। यह अलकापुरी भी कहा जाता है। यह ग्लेशियर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित है, यहीं से अलकनंदा निकलती है। अब बंदरपूछ ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं। यह हिमनद गढ़वाल हिमालय के उत्तरकाशी जिले में बंदरपूछ पर्वत के उत्तर स्थित है। यहीं से यमुना उपत्यका का महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, मतलब ये जो यमुना नदी निकलती है वो यहीं से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री जो कि बंदरपूछ ग्लेशियर में। फिर खातलिंग ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं। हमने रिवर के बारे में पढ़ा था ना, तो ये
यह रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी तथा टेहरी के संगम पर स्थित है। मतलब जहाँ ये उत्तरकाशी और यहाँ पे टेहरी और ये रुद्रप्रयाग, तो इधर ये बीच में ये है खातलिंग ग्लेशियर, ठीक है। चोराबाड़ी हिमनद रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर के पूर्व में स्थित है। इस हिमनद के निकट गांधी सरोवर स्थित है। यहीं से अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी निकलती। मतलब ये जितनी बार कई बार रिपीट होता जाएगा तो ये रिपीट होते ही होते आपको याद हो जाएगा। एक दो बार ये लेक्चर भी सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो कुमायूं हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट आता है, पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट आता है, ये कुमायूं हिमालय में आता है। तो इनके ग्लेशियर्स देख लेते हैं। तो बागेश्वर में कौन कौन से हैं? पिंडारी, कफनी, मैकटोली। और पिथौरागढ़ में मिलम, हमने पढ़ा ना ये, मतलब वहाँ पे मुनस्यारी में। फिर रालम, नामिक, हीरामाटी, और यहाँ पे हीरामाटी, और ये सुंदरडुगा, ये पोंटिंग, ठीक है। तो गढ़वाल हिमालय के देख लेते हैं। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं? सतोपंथ, भागीरथी, खर्ग, दूनागिरी, हिप्रावमक, ठीक है। उत्तरकाशी में देख लेते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? बमक बोलते हैं। उत्तरकाशी में देख लेते हैं गंगोत्री, बंदरपूछ, और ये डोकरियानी, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट हम देखते हैं। और ये रुद्रप्रयाग में ये चौराबाड़ी ग्लेशियर, टिहरी में खातलिंग, और ये नंदा देवी समूह। फिर पर्वत शिखर के बारे में देख लेते हैं। ये जो उत्तराखंड में अनेक पर्वत शिखर हैं। राज्य में अधिकांश पर्वत शिखर महा हिमालय क्षेत्र में, यानी ग्रेट हिमालयन रीजन, हमने पढ़ा था ना, ग्रेट हिमालयन रीजन। फिर मध्य हिमालय जो होते हैं उनको हिमाद्री या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। और फिर सबसे जो निचले होते हैं वो शिवालिक हिमालय कहलाते हैं। तो जितने ग्लेशियर हैं वो ग्रेट हिमालयन, तभी तो ग्लेशियर का मतलब बर्फ़ की जो आच्छादित हों, तो वो तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई में ही होंगे ना, तो ग्रेट हिमालय में। तो महा हिमालय की बद्रीनाथ घाटी, नर पर्वत तथा नारायण पर्वत श्रृंखलाएं यू आकार की घाटियाँ हैं। ये जो महा हिमालय की जो बद्रीनाथ घाटी में नर और नारायण पर्वत कहा जाता है ना, तो वो कहाँ पे हैं? यू आकार की श्रेणी में। तो दक्षिणी नंदा देवी शिखर क्षेत्र का विस्तार अल्मोड़ा जनपद को चमोली से पृथक करता है। मतलब अल्मोड़ा को चमोली से पृथक करता है। फिर अल्मोड़ा किधर आ जाता है? कुमायूं में आ जाता है। चमोली आता है गढ़वाल में। तो दक्षिणी नंदा देवी शिखर इसको अलग करता है। तो इस प्रकार नंदा घुघंटी, पिंडारी, कांठा, चोंगू, नंदाकोट तथा नंदाकिनी की पर्वत श्रेणियां अल्मोड़ा जनपद को पिथौरागढ़ से पृथक करती हैं। तो ये सारी श्रेणियां। फिर नंदाकोट पर्वत शिखर के साथ के नीचे दक्षिण पश्चिम श्रेणियां अलकनंदा नदी की पूर्व सीमा रेखा बनाती हैं तथा कुमायूं को गढ़वाल से पृथक करती हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुमायूं को गढ़वाल से कौन पृथक? ये नंदाकोट जो पर्वत शिखर है, ये अलकनंदा नदी उधर बहती है, इसके इधर पर्वत शिखर है, और उसके उस तरफ है गढ़वाल क्षेत्र और इस तरफ है कुमायूं क्षेत्र, ठीक है। फिर पूर्वी गढ़वाल की दूधा टोली श्रेणी पिंडार एवं रामगंगा नदियों को जल विभाजक कहा जाता है। कौन सी? पूर्वी गढ़वाल की दूधा टोली श्रेणी को, हाँ, ये जो पिंडार एवं रामगंगा नदियों को जल विभाजक कहा जाता है, ठीक है। मतलब वाटर डिवाइड, इधर मतलब उधर का गढ़वाल का रीजन कर देती हूँ, इधर का कुमायूं का रीजन कर देती। फिर उत्तराखंड की जो प्रमुख उल्लेखनीय पर्वत शिखर गढ़वाल क्षेत्र में है, और कुमायूं क्षेत्र के पंचाचूली शिखर को छोड़कर प्रायः सभी पहाड़ियाँ ये क्या है? उन्नतोत्तर हैं, मतलब, ठीक है। इसी कारण कुमायूं को कूर्मप्रस्थ भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब कूर्म की जैसी आकृति होती है ना, थोड़ी सी ऐसी उन्नयन टाइप का ये शिखर टाइप आ जाता है, तो इस तरह की श्रेणियों के कारण। तो उत्तराखंड में तभी कहते हैं ना, कुमायूं का जो आकृति है कच्छप टाइप की आकृति पुराणों में कहा गया है, ठीक है। कौन से में है? स्कंद पुराण में। उत्तराखंड में उच्च या बृहद हिमालय की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक, एवं इनकी ऊंचाई कितनी है? 4500 से 7800 ये 17 मीटर। तो सबसे ऊंची जो चोटी थी यहाँ की, कौन सी थी? वो नंदा देवी की थी। फिर लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, अल्मोड़ा जिले के बीच ये जो फैली दूधा टोली जो मतलब दूधा टोली जो पर्वत श्रृंखला आती है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। पामीर का जो कहे ना, पामीर का पठार जो कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, सो मतलब पूरी पृथ्वी का जो छत हो कहलाता है। तो इस उत्तराखंड की कौन सी है? ये दूधा टोली, ठीक है। फिर इस पर्वत श्रृंखला पर चारागाह, बुग्याल, ये जो बुग्याल है ना, यहाँ के जो चारागाह मीडोज हैं, जो ग्रीन मतलब हाई एल्टीट्यूड एरिया पे जो ये जो ग्रीन पास्चर लैंड्स हैं, जहाँ ये मतलब पशु आके चरते हैं, तो वो कौन सा है? वो बुग्याल। ये सारे एरिया कहाँ है? इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में है। तो कैल वृक्षों की सघन वन में है। यहाँ से 5 नदियाँ, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, रामगंगा, ब्रूनो, आरागढ़, ये निकलती हैं। फिर कामेट व गौरी पर्वत धौली तथा सरस्वती नदी के बीच में स्थित है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हमारे कुछ पर्वत शिखर हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं? तो इनमें से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हैं, संतोपत चमोली में, ये मोस्टली इधर के देखिए सारे चमोली में। कामेट, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, नीलकंठ, बद्रीनाथ, माणा पर्वत, ये जो गंधमादन है, नर पर्वत है, नारायण पर्वत है, ये सब चमोली में आ गए। फिर ऊपर चमोली पिथौरागढ़ में नंदा देवी, नंदकोट, ये पंचाचूली, और ये गुन्नी, और इधर ये नंदा देवी पश्चिम, ये पूरा चमोली में आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये हाथी पर्वत भी चमोली में आता है। देवस्थान चमोली, गौरी, ये मोस्टली जितने हैं ये कहाँ है? चमोली में है। उत्तरकाशी के देख लेते हैं, बंदरपूछ, जयलंग, केदारकांठा, यमुनोत्री, भागीरथी पर्वत और गंगोत्री। फिर नंदा देवी उत्तरांचल राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी है। कौन सी? नंदा देवी। और नाहन पर्वत श्रृंखलाएं ऋषिकेश के समीप स्थित हैं। ऋषिकेश के समीप कहाँ
कहाँ है, ये नाहन पर्वत श्रृंखला। हिमालय की पर्वत श्रृंखला, ये वैसे भी ऋषिकेश ना शिवालिक श्रेणियों में आ जाता है, मतलब निचले हिमालय आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से फिर प्लेन शुरू हो जाता है। फिर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तराखंड में विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है। राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में श्रीखंड, बंदरपूर तथा यमुनोत्री ये शिखरों वाली पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो इस तरह से इसका ज्योग्राफी थी। फिर जलप्रपात देख लेते हैं, जो भी वाटरफॉल्स हैं यहाँ के। तो सहस्त्रधारा प्रपात, भट्टा प्रपात, हार्डी प्रपात, टाइगर फॉल, ये कहाँ है, देहरादून में। मुनस्यारी और ये विर्थी, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में। कैंपटी फॉल टिहरी में आता है। वसुधारा ये माणा में आता है। फिर सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी नदी के पास स्थित है। कहाँ पे है ये बाल्दी नदी, ये आता है देहरादून में। और सहस्त्रधारा प्रपात हजारों झरनों का एक समूह है। इन झरनों में एक गंध युक्त, ये जो झरना भी है गंधक युक्त, गंधक मतलब ये होता है ना जिसमें इस गंधक जिसे सल्फर को बोलते हैं ना, तो इसमें झरने में क्या है, सल्फर है। तो इसमें सल्फर से क्या है, मतलब एंटीबायोटिक्स एक तरह से इसमें गुण होते हैं, तो इसे बोलते हैं मेडिसिनल वैल्यू। तो लोग इसमें नहाते हैं तो उससे जैसे जिसको चर्म रोग होता है ना ठीक हो जाता है। तो ये जैसे जो भी झरने हैं, जो पानी है ये पृथ्वी के गर्भ से निकलता है। तो पृथ्वी के गर्भ के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं, तो उनमें से सल्फर वाला भी है। तो उस तरह का पानी अगर वहाँ से आता है तो लोग उसकी फिर पूजा करने लगते हैं कि इसमें मतलब इनसे रोग हमारा ठीक हो गया। बाकी उसमें क्या होती है, मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं, जैसे सल्फर है तो वो चीज़, ठीक है। फिर टाइगर फॉल, तो ये कहाँ है, सहस्त्रधारा प्रपात में। फिर टाइगर फॉल चक्राता के पास स्थित है। ये मतलब वहाँ एक टाउन टाइप का आता है, चक्राता तहसील। फिर मुनस्यारी जलप्रपात के पास मुनस्यारी झील है। फिर कैंपटी प्रपात यमुनोत्री मार्ग पर स्थित है। वसुंधरा, ये जो वसुंधरा प्रपात है माड़ा गाँव के उत्तर पश्चिम में अलकनंदा नदी पर स्थित है। माड़ा गाँव ये लास्ट का गाँव आता है। फिर यहाँ से तिब्बत की सीमा के पहले, मतलब जहाँ से भारत की सीमा समाप्त होती है। यह राज्य का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। कौन सा, वसुंधरा प्रपात। फिर जल स्रोतों का जो संरक्षण है, तो उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के कारण जल स्रोतों का संरक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर इसमें जो संरक्षण है वो कौन कौन से, जैसे निम्न ढांचे जो स्थित हैं, जैसे नौला बावड़ी। नौला ऐसे जल स्रोतों पर बनाया जाता है जो छिछले स्तर के घाटियों के समतल ढलान पर स्थित होता है तथा पानी जमीन के भीतर से स्रोत द्वारा बाहर आता है। मतलब इस टाइप का जैसे कुछ होता है ना, छिछला शैलो टाइप का एरिया होता है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होता है, तो वहाँ पे इसको बनाया जाता है। फिर धारा के बारे में देख लेते हैं। तो पानी पीने के लिए पर्वतीय ढालों में निकाली गई जलधारा को पत्थरों से ये पतनाला बनाया जाता है। इस धारा को अथवा मगरू कहा जाता है। जैसे पानी पीने के लिए जैसे पहाड़ों के बीच में से काट के थोड़ी सी धारा बना दी जाती है, तो वो हो गई धारा। फिर कुंड क्या होता है, तो मंदिरों से पानी की आवश्यकता के लिए कुंड का प्रयोग किया जाता है। कुंड प्रायः मंदिरों के परिसर में ही होते हैं, जैसे कुंड टाइप का बना दिया जाता है, जैसे मंदिर में भी ज़रूरत होती है ना पानी की, भगवान को जल चढ़ाना है, लोगों को अपना मतलब साफ़ सफाई जो भी चीज़ों के लिए होता है, तो वहाँ कुंड बना दिए जाते हैं। ये कहाँ, ये मंदिरों के पास बनाए जाते हैं। फिर खाल क्या होता है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा पानी को एक तालाब नुमा आकृति बनाकर एकत्र कर लिया जाता है ताकि भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। यही तालाब नुमा आकृति को खाल कहा जाता है। तो जैसे हम लोग ये जो तालाब खोद देते हैं ना, ये गर्मी के मौसम में जैसे बारिश में आए तो ये पानी यहाँ पे भर जाए, तो बाकी टाइम जैसे इस पानी का यूज़ हो सके, तो इसी तरह वहाँ पे क्या बनाया जाता है, खाल बनाया जाता है। धराट, फिर पंचक्की के बारे में देख लेते हैं। तो धराट या पंचक्की पर्वतीय क्षेत्रों में जल शक्ति के उपयोग की सबसे प्राचीन तकनीक है ना, जल शक्ति जो हाइड्रो पावर की है, तो ये पंचक्की जो बनाई जाती है। तो धराट के द्वारा पानी निकालना तथा चक्की से गेहूँ पीसने का कार्य किया जाता है। तो ये एक तरह का वहाँ का ये लोकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। फिर देख लेते हैं बांध और जल विद्युत परियोजनाएं जो भी बनाई गई हैं, जो भी डैम्स हैं, जो भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट वहाँ पे बनाए गए हैं। अब नदियों पहाड़ों पे तो वैसे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स का बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे पोटेंशियल होता है यहाँ इस तरह की चीज़ों का। तो बांध, जल विद्युत परियोजनाएं जलप्रपात तथा जल स्रोत आदि किसी भी देश के प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्यों, क्योंकि ये एनर्जी, मतलब इनसे एनर्जी हमें मिलती है, तो एनर्जी जहाँ मिलती है तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वहाँ की डेवलपमेंट के लिए। तो उत्तराखंड राज्य के भी कुछ देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टिहरी जो बांध है, ये वैसे भी टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। ये कितना 260 मीटर की ऊंचाई पर है। और फिर ये कोठार, ये कोसी नदी पर है। टिहरी भागीरथी नदी पर है। केशव, ये जब बना था ना तो इतने बड़े स्केल पे बना था। ये ग्रेविटी डैम है, मतलब गुरुत्वाकर्षण की शक्ति वाला। और इसमें मतलब कंक्रीट का जो एम्बैंकमेंट किया गया है, तो इसमें क्या, ये जब बना था तो यहाँ आसपास के कई गाँव डूब गए थे, ठीक है। फिर किसाऊ देहरादून, ये टॉन्स नदी पे। लखवाड़ देहरादून यमुना पे है। कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल रामगंगा पे है। कोटेश्वर टिहरी भागीरथी पे है। धौली गंगा धारचूला, ये जो धारचूला भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो धौली गंगा का जो बांध है ये धारचूला पे है। अव्यासी देहरादून, पंचेश्वर भी धारचूला, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं। तो टेहरी बांध प्रोजेक्ट केंद्र एवं राज्य की संयुक्त परियोजना है और 1972 में इस बांध की योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दी थी। योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन ने 1972 में इसको स्वीकृति दी थी, ठीक है। फिर देखते हैं यह काफर बांध, मिट्टी तथा पत्थर, दुनिया का ये जो है दुनिया का चौथा तथा भारत एशिया का भी सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। दुनिया का चौथा है, एशिया का ऊंचा है, भारत का भी। तो इसकी विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गाँव कहा जाता है, ठीक है। इसके झील में
इसके झील में जल स्तर 648 मीटर रखा गया है। इस बांध पर रिक्टर स्केल पर 8 तक का जो तीव्रता का भूकंप है इतने मतलब इतना वो सह सकता है। अगर ये रिक्टर मतलब स्केल पे 8 मैग्नीट्यूड का अगर भूकंप आया तो इतना तो वो सह लेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आता है तो फिर ये मतलब खतरे का निशान है। तो कोटेश्वर बांध टेहरी बांध के ये जो समीप बनाया गया है, इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट। 400 मेगावाट काफ़ी होता है मतलब एक पर्वतीय क्षेत्र के लिए। तो ये कौन सा है? कोटेश्वर बांध में है। तो कालागढ़ बांध पर रामगंगा नदी पर ये परियोजना है, जो कालागढ़ परियोजना है ये कहाँ पे है? रामगंगा नदी पर। यह गढ़वाल जनपद में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 125 मीटर है तथा यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सीमेंट रहित मिट्टी तथा पत्थर से बनाया गया है। कौन सा? कालागढ़। मतलब इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया, मिट्टी और पत्थर से ही बनाया गया। तो कालागढ़ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। मतलब ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आता है ना, जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ये सबसे पुराना नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ठीक है, इंडिया का। तो बांध के निकट यह एक उद्यान बनाया गया है जो मैसूर कर्नाटक में कावेरी नदी पर निर्मित वृंदावन गार्डन के समान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं तो नानक सागर बांध नंदौर नदी पर स्थित है। यह बांध ऊधम सिंह नगर तथा नैनीताल की सीमा पर स्थित है, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उत्तराखंड राज्य की जो चाल खाल योजना है जल स्तर सुधार में से संबंधित है। जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों में सिंचाई की जाती है। कौन सी? जमरानी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पूर्वी गंगा नहर हरिद्वार के भीमगोंडा से निकाली गई है। इस नहर की 5 शाखाएं हैं। नगीना, चंदौक, ये भी हम पढ़ चुके हैं। शारदा नहर प्रणाली जल प्रबंधन सुधार परियोजना का निर्माण 1928 में वनवासा में गोमती नदी पर हुआ था। फिर जमदानी बांध परियोजना जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये नैनीताल जिले में सिंचाई की सुविधा के लिए है। फिर आगे हम देख लेते हैं तो जल विद्युत जो परियोजनाएं हैं जैसे उनके बारे में ये मतलब एक तरह का पूरा उनकी लिस्ट दी है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि ये पथरी जल विद्युत परियोजना है, ये हरिद्वार में है। और यहाँ पे एक थी ये टनकपुर की है, ये चंपावत में आती है। विष्णुप्रयाग, ये चमोली, ये पूरा है। एक बार आप इसका मतलब रीडिंग कर लीजिएगा। मनेरी भाली, ये उत्तरकाशी में। मनेरी भाली तिलौथ, ये भी उत्तरकाशी में है। जमरानी, ये नैनीताल में है। ये शारदा नहर प्रणाली वनवासा में है, ठीक है। तो आज ये लेक्चर हमारा समाप्त हुआ। तो इसमें हमने उत्तराखंड की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।